चलिए बच्चों, अब आगे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। पिछले सेट में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए, ठीक है। अब इसमें आगे हम कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, कूलम्स लॉ सुपर पोजिशन थ्योरम के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतना ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन बहुत छोटा सा है। टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स 1 and 2 कैरी इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस एंड आर फिक्स्ड अपार्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस। पहले देखते हैं, यहां पर कह रहा है कि दो चार्जेस है, ठीक है। यहां पर दो चार्ज है, आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर 1 and 2 कैरी इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज। इक्वल चार्ज मतलब अगर इस पे क्यू चार्ज है तो इस पे भी क्यू मान लिया, एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, मान लेते हैं वो डिस्टेंस कितनी बच्चों आर है, ठीक है। अब कह रहा है स्फीयर रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 88 मिली न्यूटन। ओके, ये जो है एक दूसरे को कितने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, कितने फोर्स से? F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक भाई। Q और Q जो है सेम ही है, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज है, मतलब K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, और ये फोर्स दिया है 88 मिली न्यूटन। चलिए ऐसे ही नोट कर लेते हैं। अभी ये इतने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब कह रहा है अ थर्ड स्फीयर 3 हैविंग एन इंसुलेटिंग हैंडल and initially uncharged is touched first to sphere 1 and then to sphere 2, ठीक। एक तीसरा स्फीयर है भाई, लेके आते हैं उसको, पहले इससे स्फीयर 1 से चार्ज कराते हैं, ये स्फीयर 1 है, ये स्फीयर 2 है। पहले स्फीयर 1 से चार्ज कराते हैं, फिर उसको स्फीयर 2 से चार्ज कराते हैं, और फिर उसको फाइनली हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब कह रहा है स्फीयर 1 और 2 के बीच में कितना फोर्स है लगेगा, उसकी बात करिए। अभी जो फोर्स लग रहा है वो आपको दिखाया गया, समझ रहे बात को, ठीक। तो कुल मिला के ऐसे बहुत सारे आपने क्वेश्चन किए, पहले भी बता चुके हैं, ठीक है। अब बच्चों मैं क्वेश्चन मिटा दे रहा हूं, सभी ने नोट कर लिया, ना नोट किया हो तो पॉज करके नोट कर लें एवरीवन, ठीक है। क्वेश्चन मिटा रहा हूं बच्चों, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब थर्ड स्फीयर लाए, इसको पहले स्फीयर 1 से टच किया, ये जो थर्ड स्फीयर है कह रहा है ये अनचार्ज है, मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है। अनचार्ज का मतलब मैंने बताया था, इलेक्ट्रिकली अनचार्ज, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है। अनचार्ज का मतलब ये होता है कि इस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर है, मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर है, पॉजिटिव नेगेटिव बराबर, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देना, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर चार्ज है Q, यहां पर कोई चार्ज नहीं। क्या बताया है, अगर आइडेंटिकल स्फीयर होंगे बच्चों, अगर स्फीयर क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, ठीक, और एक दूसरे कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें, एक दूसरे से टच कराया जाएगा तो उनके बीच चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, आइडेंटिकल का मतलब शेप और साइज बिल्कुल बराबर हो। तो हमने क्या बताया, उनके बीच जितना चार्ज है, इस पे चार्ज Q है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज जोड़ के बाई 2 कर दीजिए, कितना आया Q/2। मतलब अब इन स्फीयर को जब टच किया उसके बाद इस पर बचा चार्ज Q/2 स्फीयर 1 पे, और स्फीयर 3 पे भी चार्ज कितना बचा, Q/2, ठीक है। सेम शेप एंड साइज है, ठीक है। दोनों का टोटल चार्ज जोड़ के और इक्वली डिवाइड कर दिए, बाई 2 कर दीजिए अगर स्फीयर आइडेंटिकल है, और यहां ज्यादातर प्रॉब्लम में आपने देखा स्फीयर आइडेंटिकल ही है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब क्या हुआ, अब स्फीयर 1 पे भैया आपके चार्ज बचा केवल कितना, Q/2। स्फीयर 3 पे भी अब चार्ज आ गया, कितना आ गया, Q/2। अब स्फीयर 3 को उठाया और स्फीयर 2 से टच कराया, ठीक। जब स्फीयर 2, देखिए यहां पर स्फीयर 2 है, स्फीयर 2 पे भी चार्ज कितना है Q, और स्फीयर 3 को यहां लाए, इस पे चार्ज कितना है Q/2। दोनों आइडेंटिकल स्फीयर है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा पहले ही मैंने बताया, दोनों का टोटल चार्ज जोड़ लीजिए और बाई 2 कर दीजिए, उतना बाई 2 चार्ज जो है इस पे और बाई 2 चार्ज इस पे जाएगा, ठीक है। 3Q/2 अपॉन 2, 1/2 मतलब 2, कितना आ जाएगा 3Q/4, ठीक। मतलब अब स्फीयर 2 पे भी कितना चार्ज हो जाएगा, 3Q/4, और स्फीयर 3 पे भी कितना चार्ज होगा, 3Q/4। पहले इस पे Q चार्ज था, इस पे Q चार्ज था,
इस पे स्फीयर थर्ड पे q/2 चार्ज था, दोनों चार्ज का सम करिए और कितना कितना दोनों पे जाएगा, दोनों इक्वली डिवाइड कर लेंगे क्योंकि आइडेंटिकल स्फीयर है तो बाई 2 कर दिया, मतलब दोनों स्फीयर पे इतना इतना चार्ज जाएगा। अब इस पे भी 3q/4 चार्ज है, इस पे भी 3q/4 चार्ज है। अब कह रहा है इस स्फीयर को यहां टच करा के अब हटा दिया, जब हटा दिया तो अब ओरिजिनल पोजीशन क्या बन रही है, जरा ध्यान दीजिए, नोट कर लिया, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब ओरिजिनल पोजीशन ये बन रही है, अब सिचुएशन ये है इस समय कि ये जो स्फीयर है 1, इस पर हमारा चार्ज है q/2 और इससे r डिस्टेंस पे जो ये स्फीयर है, स्फीयर 2, इस पे हमारा चार्ज जो है, ठीक है, ये स्फीयर 1 और ये स्फीयर 2, इस पे हमारा चार्ज है 3q/4। अब ये नए चार्ज हैं, जब एक तीसरे अनचार्ज स्फीयर को पहले इससे टच कराया फिर इससे टच कराया, फाइनली दिस इज, ठीक है। तो अब देखते हैं अब नया फोर्स कितना होगा, F' k q1 पे चार्ज कितना है q/2, q2 दूसरे की बात करते हैं, इस पे चार्ज कितना है 3q/4 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस उतनी ही है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया है, कितना हुआ 3/4 = 8, 3/8 ये हो जाएगा kq² और अपॉन में क्या है r², ठीक। अब नया फोर्स इतना है, कितना हो जाएगा 3/8 इनटू, और हमको पता है kq²/r² की वैल्यू कितनी बच्चों 88 मिली न्यूटन, पहले से पता है, तो इनटू 88, 8 1 जा 8 1 जा, ये कितना आ गया 33 मिली न्यूटन विल बी द न्यू फोर्स, ठीक। नया फोर्स जो होगा इन दोनों स्फीयर के बीच, क्योंकि एक्चुअली अब इन पे उतना चार्ज नहीं है, अब चार्ज कितना है, इस पे q/2 है और इस पे चार्ज कितना है 3q/4 है। अब हमें जो नया चार्ज मिलेगा वो कितना मिलेगा बच्चों 33 मिली न्यूटन मिलेगा। गेट इट और नॉट, सभी लोग समझ गए बच्चों, समझ गए, मिटा दें क्वेश्चन, नोट कर लिया बच्चों, पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों चलते हैं, जरा ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको फिर बता दे रहा हूं, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिए। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन समझिए बच्चों, कह रहा है कि 2 identical metallic blocks resting on a frictionless horizontal surface are connected by a light metallic spring having a spring constant K and an unstressed length L0 as shown in figure। सिंपल सी इतने में सिर्फ इतनी बात कहिए कि भैया यहाँ 2 मेटेलिक ब्लॉक हैं, ठीक है, एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पे दोनों इस तरह से रखे हैं और एक ये स्प्रिंग से कनेक्टेड है जिसकी लेंथ L0 है, अभी अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने ब्लॉक को खींच लिया है स्ट्रिंग में स्ट्रेच आ गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सिंपली रखें, ठीक है, एज शोन इन फिगर। अ टोटल चार्ज Q इज स्लोली प्लेस्ड ऑन द सिस्टम causing the spring to stretch an equilibrium length L। अब कह रहा है एक चार्ज Q को दोनों ब्लॉक पर स्लोली प्लेस किया गया, अब कितना चार्ज Q को किस हिसाब से डिवाइड किया गया है ऐसे कुछ नहीं बताया उसने, तो उन्होंने जो डायग्राम बना के दिया उसके हिसाब से हमने समझा जो चार्ज उन्होंने दिखाया है डायग्राम में वो मतलब बराबर बराबर बांट लिया है Q/2 और Q/2। टोटल चार्ज कह रहा है Q, टोटल चार्ज Q है जिसको स्लोली कह रहा है सिस्टम पे प्लेस किया गया है, कॉजिंग द स्प्रिंग टू स्ट्रेच एन इक्विलिब्रियम लेंथ ऑफ L। बात को समझिए, Q चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड किया और इन दोनों ब्लॉक पे प्लेस किया, मेटालिक ब्लॉक है एवरीवन नो दैट, तो Q/2 और Q/2, ठीक है, प्लेस किया। अब जब आपने प्लेस किया तो जाहिर सी बात है अब कह रहा है ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई, अब स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई ये M और स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई ये M, ठीक। स्प्रिंग क्यों स्ट्रेच हुई होगी सभी लोग को पता है, जब दोनों मेटेलिक ब्लॉक पे आपने बराबर बराबर Q चार्ज को आधा आधा Q/2 रख दिया तो इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगने लगेगा F की नहीं लगने लगेगा, दोनों सेम चार्जेस है, दोनों पॉजिटिव है,
ठीक है, पॉजिटिव चार्ज था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, तो क्या होने लगेगा, दोनों ब्लॉक एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे कि नहीं करने लगेंगे। जब रिपेल करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है स्प्रिंग क्या होगी, स्ट्रेच करेगी, और जब इक्विलिब्रियम में पहुंचे ये दोनों ब्लॉक, तो अब कह रहा है स्प्रिंग की जो लेंथ है वो L है। कितनी है लेंथ, L है। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ Q assuming that all the charges reside on blocks and the blocks are like point charges। इन दोनों ब्लॉक को like point charges आप मान लीजिए, और अब आप निकाल के बताइए कि ये जो Q है इसकी कितनी वैल्यू है। बात समझ गए कि नहीं, Q की वैल्यू बतानी है। यहां जो स्प्रिंग दिया है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट आप लोग जानते होंगे, 11th में पढ़ा भी होगा, K दिया है। ठीक, दिस इज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका, मतलब आपको Q की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ गए सभी लोग, हाँ या ना बच्चों? ठीक है, क्वेश्चन समझ गए, क्वेश्चन मिटा दें। जितना बड़ा क्वेश्चन दिखने में लग रहा है इतना बड़ा, तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आसान है। ठीक है, बस 11th और 12th के दोनों कॉन्सेप्ट लगे हैं थोड़े थोड़े, 11th आप पढ़ चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिटा दें इसको। ठीक है, ठीक है, इसको इधर बनाते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है ये दो ब्लॉक है बच्चों, ठीक है, M, और दूसरा ब्लॉक जो है वो भी क्या है, M। ठीक है, ठीक है, ये एक स्प्रिंग से अटैच है। ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया है, K। अभी स्प्रिंग में स्ट्रेच नहीं हुआ है, नॉर्मल स्टेट में स्प्रिंग है, तो कह रहा है स्प्रिंग की लेंथ जो है वो कितनी है, L0। ठीक, अब कह रहा है क्या हुआ, इन्होंने यहां पे क्या बताया कि एक चार्ज Q था और दोनों ब्लॉक पे वो चार्ज Q चार्ज को डिवाइड कर दिया गया। ठीक, अब स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई। ठीक है, और कह रहा है स्ट्रेच होके जो स्प्रिंग की लेंथ आई वो कितनी आई, L आई। स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई, क्यों स्ट्रेच हो गई, जब आपने Q चार्ज को Q/2 ठीक है, लाइक चार्जेस इस तरह से रखा, तो क्या हुआ, यहां पर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। ठीक है, लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर, इन्होंने इसको रिपेल करना शुरू किया, और जब रिपेल करना शुरू किया तो ये L लेंथ तक जो है, ये जो है L लेंथ तक जो है ये स्ट्रेच होकर स्प्रिंग की लंबाई हो गई। अब ये ब्लॉक रुके। ठीक, स्प्रिंग कांस्टेंट K दिया है, कह रहे हैं अब ये इक्विलिब्रियम में पहुंच गया। ठीक है, सिस्टम जो है हमारा इक्विलिब्रियम में पहुंच गया। अभी बात करेंगे, इतना क्वेश्चन है हमारा जो आपको सॉल्व करना है, और कह रहा है चार्ज Q की वैल्यू बताइए। अच्छा, अब आपको स्प्रिंग फोर्स के बारे में बच्चों पता है, जैसे मान लीजिए सिंपल सी बात है, यहां पर देखिए ये कोई स्प्रिंग है नॉर्मल स्टेट में, इससे मास M लगा। ठीक है, एवरीवन नो दैट स्प्रिंग कांस्टेंट K दिया है। ठीक है, K वो रिप्रेजेंट व्हाट, स्ट्रेंथ ऑफ द स्प्रिंग रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हल्का सा बता रहा हूं, आपको पता होगा। अगर हम इस पे फोर्स लगा के इसको आगे की तरफ खींचना शुरू कर दें तो एक पोजीशन ऐसी आएगी, अब ये स्प्रिंग स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगी। होता क्या है, जब स्प्रिंग स्ट्रेच होगी इधर की तरफ, तो स्प्रिंग इधर की तरफ एक स्प्रिंग फोर्स लगता है। स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू क्या होती है, -kx। क्या होता है, -k × x। k क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, और x क्या है, इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। अभी स्प्रिंग मान लीजिए इतनी लंबाई थी, अब स्प्रिंग की लंबाई इतनी पहुंच गई, तो जितना इलोंगेशन हुआ वो होता है हमारा x। बात समझ गए, K क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। दिस इज द स्प्रिंग फोर्स। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पकड़ के इसको इधर की तरफ खींच रहे हैं तो स्प्रिंग पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी कि नहीं लगाएगी, हाँ या ना। एक कंडीशन, इक्विलिब्रियम की कंडीशन पहुंच जाएगी जहां पर इधर लगने वाला फोर्स और स्प्रिंग के द्वारा लगाए जाने वाला फोर्स दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तब इक्विलिब्रियम की कंडीशन पहुंच गई, हाँ या ना। एवरीवन गेट दैट? ठीक है बच्चों, तो अब वही बात कह रहा है, यहां पे बात समझिए कि कह रहा है, ठीक है, शुरुआत में। ठीक है, तो अब देखिए, अब जरा हम बात करते हैं, ठीक है, कि यहां पर जब Q/2 चार्ज आपने इस पे दिया, ठीक है, अब इन पे एक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगना शुरू हुआ। क्यों भाई, सेम चार्जेस है, लाइक चार्जेस है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, तो कितना फोर्स ऑफ रिपल्शन आया। ठीक है, तो कूलम्स का लगाते हैं, सेम चार्जेस या लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, क्या हो जाएगा, K फॉर्मूला क्या होता है, K Q1 Q2 / R²। कितना हुआ,
अच्छा यहाँ के नहीं लिखते हैं हम लोग, बार बार कूलम्स कांस्टेंट के लिख रहे हैं, कारण है यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट भी के दिया हुआ, कंफ्यूजन में क्रिएट, ठीक है, कंफ्यूजन ना हो तो चलिए फार्मूला ऐसे लिखते हैं 1/4πε0 इनटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो कितने फोर्स से दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। F इज इक्वल टू निकाल लेते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल लेते हैं 1/4πε0 इनटू, ठीक, Q1 की वैल्यू Q/2 और Q2 की वैल्यू भी Q/2, तो Q1 Q2 Q/2 इनटू Q/2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक, क्या हो जाएगा 1/4πε0 इनटू Q कितना हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन ये 4 हुआ, ये 4 हुआ, ये हो जाएगा 4R स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, समझ गए बात को, ठीक। अब आप खुद सोचिए, कोई एक सिरा देख लेते हैं, ठीक। जब यहां पर मान लीजिए, इधर देखते हैं, जब यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, भाई दोनों एक दूसरे को इतना फोर्स लगा के रिपेल कर रहे हैं, तो एक फोर्स जो होगा स्प्रिंग फोर्स, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा कि नहीं लगेगा, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स को हमेशा F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, हाँ ये बात रह गई, माइनस क्यों लिखा था, क्योंकि भैया जिधर आप स्प्रिंग को इलोंगेट करेंगे फोर्स लगा के, ये स्प्रिंग है, मास m है, इधर की तरफ मान लीजिए आपने कोई फोर्स लगाया और बाहर की तरफ खींच रहे, ठीक, स्प्रिंग इलोंगेशन होगा तो इलोंगेशन तो इधर की तरफ होगा, स्प्रिंग इधर की तरफ फैली, फोर्स इधर की तरफ, स्प्रिंग फोर्स किधर एक्ट करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, इसलिए हम लिखते हैं माइनस के इंटू एक्स, ठीक है। जिधर आप फोर्स लगा कि स्प्रिंग को इलोंगेट कर रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स उसके अपोजिट है, स्प्रिंग को कोशिश करेगी ना वापस खींचने की, हाँ या ना, ठीक है कि नहीं, तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो इसलिए, ठीक, अब यहां पर देखते हैं, ध्यान दीजिए, क्लियर हो गई इतनी बात, वैसे पढ़ रखा होगा बच्चों आप लोगों ने, ठीक है। अब यहां पर एक स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, कितना लगेगा, अब स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू लगाते हैं, F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स, एक्स क्या होता है, इलोंगेशन, पहले स्प्रिंग की लेंथ L0 थी, अब स्प्रिंग की लेंथ L है, इलोंगेशन कितना हुआ, इलोंगेशन कितना हुआ, चेंज इन लेंथ निकाल लीजिए, ये L0 था, ये L है, L में से L0 घटा दिए, इतना ही तो ये आगे बढ़ा, यस, L माइनस L0, ठीक है, ये स्प्रिंग फोर्स आ गया। कहता है कब तक ये स्प्रिंग खींचेगी, भाई ये फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कब तक खींचेगा, जब तक कि ये और इसके अपोजिट जो फोर्स लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, ये दोनों की वैल्यू आपस में बराबर ना हो जाए, तब तक ये इसको बाहर की तरफ खींचता रहेगा, और जब ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाएंगी, मतलब इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ जाएगी, और कब आएगी इक्विलिब्रियम की पोजीशन, उसने कहा ना इक्विलिब्रियम की स्टेट का सिस्टम क्या है, जब इक्विलिब्रियम की पोजीशन कब आएगी, जब क्या होगा बच्चों, जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना, ठीक। तो अब हम इन दोनों फोर्सेस को आपस में बराबर कर लेते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम स्टेट का क्या मतलब है, ये भी है ना कि नेट फोर्स क्या हो जाएगा बॉडी पे, यहाँ पे इस पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन आ गई, ठीक है। तो अब हम दोनों फोर्सेस को आपस में बराबर कर लेते हैं, एंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ Q, और हमें चार्ज की वैल्यू मिल जाएगी। बात समझ गए कि नहीं बच्चों, समझ गए बात, मिटा दें, मिटा दें बच्चों, अब मिटा देते हैं, सारी बात समझ गए होंगे, क्वेश्चन भी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। Fe कितना है, Fe इज इक्वल टू Fs, ठीक, 1/4πε0 इनटू Q स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर इज इक्वल टू Fs, स्प्रिंग फोर्स कितना है, K L माइनस L0, या दोनों को प्लस कर दीजिए, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, Fe प्लस Fs इज इक्वल टू 0, स्प्रिंग फोर्स माइनस में इधर जाएगा तो पॉजिटिव जाएगा, माइनस साइन सिर्फ इंडिकेट करता है फोर्स का डायरेक्शन, और कोई मतलब नहीं। चलिए अब बात करते हैं, सीधे हमको निकालना है Q स्क्वायर, Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर गए 4πε0 इनटू 4R स्क्वायर इनटू K L माइनस L0, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है बच्चों, ठीक है। अच्छा अब एक बात ध्यान दीजिए, जब हमने ये वैल्यू निकाली थी, ठीक है, यहाँ R की क्या वैल्यू थी, सोचिए भाई, ये था ना, ये मास M है, ये M है, ये फोर्स लग रहा था ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों तरफ,
तो ये लेंथ कितनी थी, L थी, मतलब जो R है दोनों के बीच डिस्टेंस जो है L, दैट इज R, मतलब R जो है वो किसके बराबर है, L के बराबर है। तो R की जगह L लिख लीजिए, Q स्क्वायर इज इक्वल, दोनों बॉडी जो है, दोनों जो ब्लॉक हैं हमारे पास इनके बीच डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ना, तो डिस्टेंस इनके बीच कितनी थी, L थी एक्चुअल में, ठीक। तो अब ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 4R स्क्वायर, R की जगह क्या हो जाए L स्क्वायर इनटू K L माइनस L नॉट, ठीक। चलिए Q इज इक्वल टू अंडर रूट, चलिए जरा ध्यान दीजिए, 4 4 जा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट K L स्क्वायर L माइनस L, ये हो गया। या आप चाहें तो, ठीक है, 16 है, आप 4 बाहर निकाल लें अंडर रूट से, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू 4 अंडर रूट, यहाँ क्या आ जाएगा, अंदर बचेगा पाई एप्सिलॉन नॉट K L स्क्वायर L माइनस L नॉट, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ चार्ज। इतनी चार्ज की वैल्यू, उसने पूछा था ना चार्ज कितना होगा, इतना चार्ज होगा, और यही आंसर है बच्चों इस क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम में आपको पता है, जब इक्विलिब्रियम में पहुंच गए, और इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और क्योंकि भाई फोर्स लगेगा ना, रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों पे चार्ज बराबर है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इधर की तरफ लगने वाला स्प्रिंग तो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी ना, ठीक है, तो इधर लगने वाला फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, बाहर की तरफ रिपेल कर रहे हैं, स्प्रिंग अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करेगा, स्प्रिंग फोर्स, दोनों बराबर हो जाएंगे, तब इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगी। फाइनली दिस इज द आंसर, गॉट इट। Okay. कचरा निकाल, कचरे वाली कचरा निकाल, जल गया कैसे, चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। होपफुली ये क्वेश्चन सभी लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है ऐसे कुछ क्वेश्चंस हम पहले भी कर चुके हैं बच्चों, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं, कह रहा है कि 2 फ्री पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस 4Q, ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस दिए, एक प्लस क्यू है और एक प्लस 4Q है, आर एट अ डिस्टेंस L अपार्ट। चलिए बात करते हैं, एक यहां पर पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, और एक यहां पर है, इस पे चार्ज है प्लस 4Q। दोनों एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस से हैं, एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस दूर है, L डिस्टेंस पे। अ थर्ड चार्ज इज सो प्लेस्ड दैट द इंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड द वैल्यू एंड नेचर ऑफ द थर्ड चार्ज। चलिए कह रहा है कि तीसरा चार्ज है उसको इस तरह से, थर्ड चार्ज जो है कह रहा है कि उसको इस तरह से प्लेस किया गया है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। चलिए मान लेते हैं हमने एक थर्ड चार्ज यहां प्लेस कर दिया, थर्ड चार्ज की वैल्यू मानते हैं प्लस क्यू,
कितनी डिस्टेंस पे, मान लेते हैं इस चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया, x डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया। कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया। पहले भी हम ऐसे क्वेश्चन कर चुके, लेकिन खैर। तो अब कह रहा है कि तीसरे चार्ज का पहली बात तो नेचर बताइए और वैल्यू बताइए, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये प्लस 4q चार्ज, एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे बच्चों, l डिस्टेंस पे है। हमने यहां पर चार्ज प्लस q, कैपिटल Q में ये प्लेस किया है। कितनी डिस्टेंस पे, इस चार्ज से, पहले वाले चार्ज से कितनी डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। अच्छा सोचिए, जब ये चार्ज नहीं है तो ये दोनों, अभी ये चार्ज मान लीजिए नहीं है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों एक दूसरे को कुछ फोर्स लगा के रिपेल कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे, हाँ या ना, हाँ या ना। कितना फोर्स लगा के रिपेल करेंगे, F इज इक्वल टू के Q1, इसको मान लीजिए Q1 मान लीजिए, Q2 इसको Q2 मान लीजिए 4Q अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। कितना आ गया, 4K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, हाँ या ना। इतने फोर्स से रिपेल कर रहे हैं, ठीक। अच्छा अब जब आपने यहाँ पर तीसरा चार्ज रखा, ठीक, अगर ये चार्ज पॉजिटिव है, प्लस Q अगर पॉजिटिव है, खुद से एनालाइज करके देखिए, अगर ये चार्ज बच्चों पॉजिटिव है तो क्या होगा, ये दोनों चार्ज तो एक दूसरे को फोर्स लगा के रिपेल ही कर रहे हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, चलिए इसके बीच में देखते हैं, ये इस पे फोर्स लगा के इसको रिपेल करेगा और ये इस पे और फोर्स लगाएगा, इसको भी रिपेल करेगा, मान लीजिए F1, हाँ या ना। अब देखिए इसके और इसके बीच में देखिए, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, ये भी इसको एक और फोर्स लगा के रिपेल करेगा, मान लीजिए एक और फोर्स लगा के रिपेल करेगा, कितना फोर्स लगा के, F2, और ये भी इसको एक फोर्स लगा के यहाँ रिपेल करेगा, मान लीजिए F2। क्या सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह सकता है, कहाँ रह सकता है। आप खुद सोचिए कि ये दोनों चार्ज ऑलरेडी एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, अब आप बीच में एक ऐसा चार्ज लाए हैं जो इसको भी रिपेल कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, मतलब दोनों का रिपल्शन फोर्स को और बढ़ा दिया, तो ये तो पता नहीं कहां भाग जाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं, सिस्टम ही नहीं रह जाएगा इस तरह से, इक्विलिब्रियम में कहां होगा। तो क्या संभावना है, अब सोचिए कि अगर यहां पर एक निगेटिव चार्ज माइनस क्यू रख दे, अब क्या होगा। अब देखिए कि ये देखिए, अगर यहां पर माइनस क्यू चार्ज हो, पहले ही ऑलरेडी क्यू और क्यू एक दूसरे को फोर्स F लगा के रिपेल कर रहे थे, हाँ या ना, फोर्स F लगा के रिपेल कर रहे थे। अब अगर यहाँ निगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव निगेटिव, ये चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, कितने फोर्स से, F1, और ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा F1 फोर्स से, हाँ या ना। अब सोचिए अगर ये F1 फोर्स इस F फोर्स के बराबर हो तो ये चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। चलिए ये निगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, जाहिर सी बात है अनलाइक चार्जेस है, ये क्या करेगा, इसको एक अपनी तरफ फोर्स लगा के खींचेगा, मान लेते हैं फोर्स कितना है, F2, और ये भी इसको अपनी तरफ एक फोर्स लगा के खींचेगा, कितना, सेम फोर्स F2। तो अब क्या होगा, इस पर लगने वाला फोर्स, भाई ये चार्ज प्लस क्यू इसको F4 से रिपेल कर रहा था, अगर ये माइनस चार्ज उतने ही फोर्सेस को अपनी तरफ खींच ले, ठीक है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले, ये दोनों फोर्स मतलब आपस में बराबर हो जाए, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए ये, अब इसको देखिए, इस पर कितना फोर्स टोटल लग रहा है, ये इसको अपनी तरफ F1 फोर्स से खींच रहा है और ये इसको अपनी तरफ F2 फोर्स से खींच रहा है। अगर F1 और F2 भी बराबर हो जाए तो ये चार्ज भी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, मींस पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा बच्चों, हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, ठीक है, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर देखते हैं, ठीक, मतलब यहां पर जो चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक। तो अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को आगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसका अमाउंट निकलना है, तेरा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, पहले इसी चार्ज को बैलेंस करते हैं कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है कि नहीं। अरे हमने तो ये माना है ना कि यहाँ से अगर हम x डिस्टेंस पे इतना चार्ज रख देते हैं तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। कितना चार्ज, q चार्ज, नेचर कैसा हो, नेगेटिव हो, वो बात हम लोग कर ली। तो q इक्विलिब्रियम में है, कब होगा, q विल बी इन इक्विलिब्रियम, कब इक्विलिब्रियम में होगा,
जब इस पर लगने वाले दोनों फोर्स आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, जब F1 बराबर F2 होगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस क्यू चार्ज इस चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है, कितने फोर्स से, F1 फोर्स से, और ये प्लस 4 क्यू चार्ज इसको कितने फोर्स से खींच रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, F2 फोर्स से। अगर F1 F2 बराबर है, ये भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है F2 फोर्स से, और ये भी इसको अपनी तरफ खींच रहा है F1 फोर्स से, F1 फोर्स से। लेकिन अभी चार्ज क्यू की बात कर रहे हैं ना, कि क्या चार्ज क्यू इक्विलिब्रियम में है, तो चार्ज क्यू कब इक्विलिब्रियम में होगा, जाहिर है चार्ज क्यू तब इक्विलिब्रियम में होगा जब इस पर इधर लगने वाला फोर्स F1 और इधर लगने वाला फोर्स F2 आपस में क्या हो, बराबर। चलिए F1 क्या है, इस प्लस क्यू और इस क्यू के बीच में लगने वाला फोर्स है कि नहीं है, लगने वाला फोर्स, तो क्या हो जाएगा F1 K Q1, इसको Q1 मान ले, इसको Q2 मान ले, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस पर, यहाँ से कितनी दूरी पर ये चार्ज माना था, रखा है हमने, कितनी दूरी माना था, हमने माना था x डिस्टेंस पे हमने ये थर्ड चार्ज रखा है, और अब सिस्टम क्या आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। तो यहाँ कितनी डिस्टेंस x, तो K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस पे इज इक्वल टू F2 कितना होगा, ये इन दोनों के भी लगने वाला फोर्स F2 कितना होगा, कितने फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब ये इसको कितने फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इन चार्ज को F2 फोर्स है, F2 फोर्स कितना होगा, टोटल डिस्टेंस L थी, ध्यान दीजिए यहाँ पे चार्ज ने कितनी दूरी पर रखा था, x, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L माइनस x, तो क्या हो जाएगा, K Q1, एक को Q1 मान ले, एक को Q2 मान ले, किसी को भी मान ले Q2 अपॉन डिस्टेंस करता है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, टोटल L था, यहाँ पे दूरी x है, ये डिस्टेंस कितनी है, L माइनस x का होल स्क्वायर। क्या है, दोनों बराबर है। चलिए K और K कैंसिल आउट कर दिया, अरे K को उधर पे तो अपॉन में कर दिया जाएगा, Q से Q कट गया और कैपिटल से कैपिटल Q, ये 4K बचा, ये इधर ले आए, L माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। चलिए दोनों तरफ अंडर रूट कर लीजिए भैया, क्या हो जाएगा, L माइनस x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x, आया ना, कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 2x, ठीक। चलिए पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, L माइनस x इज इक्वल टू 2x, तो L इज इक्वल टू 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x, तो L इज इक्वल टू 3x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, L by 3, हाँ या ना, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, L by 3, हमको x मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, ठीक है, x मिल गया हमको, बात समझ गए कि नहीं, ठीक है। चलिए क्या ऊपर डायग्राम मिटा देना हूं मैं, समझाने के लिए बात की, जिन लोगों ने एनालाइज किया था, ठीक है। चलिए ध्यान देते हैं, अगर माइनस 2x लेते हैं, अच्छा L माइनस x इज इक्वल टू माइनस 2x, ठीक, इसको इधर भेजा, L इज इक्वल टू क्या गया, माइनस 2x प्लस x इज इक्वल टू माइनस x, मतलब x इज इक्वल टू माइनस x, मतलब x इज इक्वल टू माइनस, इधर से हमने ये x डिस्टेंस मानी, x इज इक्वल टू माइनस L, मतलब ये टोटल दूरी L है, इतनी डिस्टेंस इधर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर अगर चार्ज रखा होगा, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस q इसको भगाएगा दूर, ये भी इसको भगाएगा दूर ना, अगर माइनस चार्ज रखा है यहाँ पे प्लस क्यू और माइनस क्यू, इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये भी इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो कहां से सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। तो सही यही है आंसर है हमारा, बात समझ रहे हैं कि नहीं, यही करेक्ट आंसर है हमारा, ठीक है, x इज इक्वल टू L by 3। अच्छा अब क्या करें, अब उसने कहा ना पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो एक बात तो पता चल गई, ये चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा कब, जब इसको यहाँ से टोटल डिस्टेंस L है, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे रखा जाए, L by 3 डिस्टेंस पे रखा जाए, ठीक। अच्छा क्या ये सिस्टम भी इक्विलिब्रियम है, मतलब इन दोनों में से कोई एक चार्ज देखिए क्या इक्विलिब्रियम में है, चलिए करके देखते हैं, ठीक है। ये नोट कर लिया सब लोगों ने, x इज इक्वल टू L by 3 आ गया, ये चार्ज भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, हमने ये तो कहा कि अगर चार्ज यहाँ से माइनस q चार्ज यहाँ से इतनी दूरी पर रखे तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम होगा ना, तो ये हमने निकाला इक्विलिब्रियम में है, तो हमें ये x मिल गया कि यहाँ पे L by 3 का चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा। अब पूरे सिस्टम की बात करा तो या तो इसको एनालाइज कर लीजिए या इसको, किसी एक चार्ज को एनालाइज कर लीजिए। चलिए इस चार्ज पे कितने फोर्स लग रहे हैं, एक ये इसको कितने फोर्स से रिपेल करा है, F4 से, और ये इसको कितने फोर्स से अट्रैक्ट करा है, F1 फोर्स से। अब अगर ये भी इक्विलिब्रियम में है तो F शुड बी इक्वल टू F1 होना चाहिए, बच्चों के लिए होना चाहिए, दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। उसने कहा कि तीसरा चार्ज कहाँ रखे और नेचर क्या और अमाउंट क्या होगी, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में, तो जो पूछता है हम वही मान के शुरू करते हैं। हमने कहा चलो भैया ठीक है, हमने यहाँ से x डिस्टेंस पे चार्ज रखा और मान लिया पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया। ये भी कहा कि ये चार्ज नेचर से कैसा होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो अब हम क्या मान के सॉल्व करें,
कि पूरा सिस्टम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो ये मान के सॉल्व कर रहे हैं, तो ये भी इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब सिस्टम की बात कर रहे हैं ना, ये तो इक्विलिब्रियम में है, हमने ये मान के सॉल्व किया, हमें x मिल गया। तो भाई चार्ज यहाँ से कितनी दूरी पर होना चाहिए, L/3 दूरी पर होना चाहिए। अब हमने पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में माना, तो सिस्टम का पार्ट ये और ये भी तो इन्हीं से मिलकर तो सिस्टम बना है। तो किसी एक चार्ज को एनालाइज कर ले, ठीक। तो हम पहले कहते हैं कि मान ले यहाँ से इतनी दूरी चार्ज रखा और मान है कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो मतलब ये भी इक्विलिब्रियम में। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो F शुड बी F1। F क्या है, जितने फोर्स से ये इसको इधर रिपेल कर रहा है वो फोर्स कितना है पहले ही निकाल चुके। थर्ड चार्ज को इंट्रोड्यूस करने से पहले हमने निकाला दोनों एक दूसरे को कितने फोर्स से रिपेल करें, इतने फोर्स से। F की वैल्यू कितनी है 4kq² एंड दिस शुड बी इक्वल टू, ये बराबर होना चाहिए किसके, इस पर जो इधर की तरफ F1 फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ जो लग रहा है कितना फोर्स लग रहा है F1 लग रहा है, इसके बराबर होना चाहिए। तो F1 कितना, F1 क्या है, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स Q और इस चार्ज के बीच थर्ड चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स। अगर दोनों बराबर है तो इक्विलिब्रियम में है, हमने कहा इक्विलिब्रियम में है भैया सिस्टम, तो ठीक है दोनों बराबर होने चाहिए। इनके बीच कितना फोर्स लग रहा है F1 की वैल्यू कितनी थी kq अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर कितना था x², इनके बीच दूरी कितनी थी x²। हमने कहा ना हम ये भी इक्विलिब्रियम में, मतलब F और F1 आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। चलिए बात करते हैं, k से k कटेगा, इसको इधर भेज दिया अपॉन में आ जाएगा, a q से q कटेगा, q को इधर भेज दिया q को कट जाएगा, ठीक। तो 4 अपॉन L² इज इक्वल टू क्या हुआ q अपॉन x²। x क्या है अभी निकाला है हम लोगों ने, क्या निकाला, x इज इक्वल टू कितना निकाला बच्चे, L/3, मतलब L/3 का होल स्क्वायर कितना हुआ 4 अपॉन L² इज इक्वल टू q अपॉन L²/3, 3 या 9 ऊपर चला जाएगा, L² काफी इसको इधर भेजिए ऊपर आएगा कट जाएगा, तो क्या एक q भी तो है भैया 4q, ये q² था, ये q था, ये q इधर नीचे भेजिए कटेगा एक q, ठीक है। तो q इज इक्वल टू क्या आया, q इज इक्वल टू 9 को इधर भेजिए 4q अपॉन, ठीक। दूसरी बात हम लोगों ने पहले एनालाइज किया कि चार्ज का हमेशा नेगेटिव होना चाहिए, मतलब q विल बी -4q/, दिस इज द आंसर। मतलब यहां से x डिस्टेंस पे, मतलब x कितना आया, अगर L/3 दूरी पर, टोटल डिस्टेंस L है, यहाँ से L/3 दूरी पर अगर हम इतनी वैल्यू पर चार्ज, यहाँ पर एक चार्ज क्यों रखा है, यहाँ पर 4q रखा है, अगर यहाँ पर इतना 4q/9 इतने मैग्नीट्यूड का और नेगेटिव चार्ज रखे यहाँ पे, तो क्या होगा, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा। हाँ या ना, दिस इज द आंसर। होपफुली सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों, हाँ या ना, एवरीवन गेट दैट। क्या कह रहा है, क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड Q, 3 चार्ज हैं सेम मैग्नीट्यूड Q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। कह रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस पे, यहाँ पे भी चार्ज प्लस Q प्लेस्ड है, यहाँ पे भी चार्ज प्लस Q प्लेस्ड है, और यहाँ पर भी जो चार्ज है वो प्लस Q प्लेस्ड है, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड L, साइड क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड आपस में क्या होगी, बराबर होगी, साइड L। हाउ कैन द सिस्टम ऑफ चार्जेस बी प्लेस्ड इन इक्विलिब्रियम। कह रहा है कि ये सिस्टम ऑफ चार्जेस जो है ये कैसे इक्विलिब्रियम में रह सकता है, ठीक है, ये बात हम लोग को बता, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अब आप देखिए इधर डायग्राम बना रहा हूं बच्चों, क्या दीजिए, सिंपल बात, ये चार्ज प्लस Q है, ये भी चार्ज प्लस Q है, और यहां पर भी चार्ज प्लस Q है, तीनों वर्टिसेस पे प्लस Q चार्ज। अब अभी ये क्या इक्विलिब्रियम में होगा, हो ही नहीं सकता, कैसे, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इस पर एक फोर्स लगा के रिपेल कर रहा होगा कि नहीं, हाँ या ना, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी इस पर एक फोर्स लगा के रिपेल कर रहा होगा कि नहीं, हाँ। सेम कंडीशन तीनों चार्जेस पे आ रही है कि नहीं आ रही, ये इसको एक फोर्स लगा के रिपेल कर रहा है, मान लीजिए कितना फोर्स लगा F1, तो ये भी इसको इतना ही फोर्स लगा के तो रिपेल कर रहा होगा, हाँ या ना, बिल्कुल। आप देखिए ये इसको कुछ फोर्स लगा के रिपेल कर रहा, ये इस पर भी फोर्स लगा के रिपेल कर रहा होगा, हाँ या ना। अब जरा इन दोनों को एनालाइज कर ले, ये भी तो इस पे कुछ फोर्स लगा के इसको रिपेल कर रहा होगा, बिल्कुल सही, ये उतना ही फोर्स लगा के इसको रिपेल कर रहा होगा, हाँ या ना, बिल्कुल। तो अभी ये इक्विलिब्रियम में इनके होने की तो कोई संभावना ही नहीं, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी, नहीं। तो ये कैसे इक्विलिब्रियम में हो सकते हैं,
दिस इज द क्वेश्चन, सबसे बड़ा सवाल ये है। ठीक, चलिए एक चार्ज को लेके हम एनालिसिस करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, ये हमारा ए पॉइंट है, ये बी है और ये क्या है, सी है। ठीक, चार्ज जो सी पे चार्ज है इसको लेके एनालिसिस करते हैं। ठीक है, कैसे, ध्यान दीजिए। ठीक है, ठीक, ये ध्यान दीजिए, ये सी पे यहाँ पे जो चार्ज रखा है प्लस क्यू, ये इसको कितना फोर्स लगा रिपेल करा F1, ये इसको कितना फोर्स लगा के इस प्लस क्यू चार्ज को रिपेल करा, मान लेते हैं कितना फोर्स लगा करा F2। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि इस पॉइंट सी पे जो चार्ज प्लस क्यू रखा है इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, नेट फोर्स कितना लग रहा है, चलिए निकाल लेते हैं। क्या हम F1 कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके और इसके और इसके बीच लगने वाला फोर्स कितना है, F1। F1 की वैल्यू क्या होगी, K कूलम का लगा है Q1, A को Q1 मान लीजिए, A को Q2 मान लीजिए, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस L स्क्वायर। इक्विलैटरल ट्रायंगल है और सारी साइड जो है वो किसके बराबर है, L के बराबर है, तो ये फोर्स लग रहा है K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। हाँ या ना, हाँ या ना बच्चों। ठीक है, अब देखिए ये यहां पर रखा चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगा के रिपेल करेगा F2। क्या हम F2 की वैल्यू निकालें, बिल्कुल K Q1 Q2, A को Q1 A को Q2 मान लीजिए, बराबर ही चार्ज है, अपॉन डिस्टेंस उतनी ही है। इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना फोर्स लगा है, K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। हाँ है ना। ठीक, तो नेट फोर्स इस पे कितना लग रहा है, ध्यान दीजिए, इधर मिटा दे। सवाल तो समझिए कैसे बोलो ना बच्चों, नोट कर लिया ना, केवल पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है, अब यहां पर लगने वाला नेट फोर्स कितना, देखिए सी पे कितना फोर्स लग रहा है, सी पे इधर की तरफ F1 लग रहा है और इधर की तरफ क्या लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है। क्या हम इसको नेट फोर्स निकाल सकते हैं, निकाल तो सकते हैं, चाहे तो हम पैरेललोग्राम लाकर यूज कर सकते हैं। ये कुछ नेट फोर्स निकल आएगा F में, दिस इज पॉइंट सी। हाँ है ना, ठीक है बच्चों। तो हम कैलकुलेट करते हैं नेट फोर्स, F नेट इज इक्वल टू पैरेललोग्राम लॉ का यूज करते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दिस इज एंगल थीटा। तो a b की जगह यहाँ F1 F2, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। ठीक, अब देखिए मैग्नीट्यूड F1 और F2 का बराबर है। ठीक है, हम मान सकते हैं कि लेट F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F मान लेते, दोनों को F मान ले, दोनों बराबर। ठीक है, F1 बराबर F2 बराबर F। चलिए, तो नेट फोर्स यहाँ पे कितना आएगा, F नेट इज इक्वल टू अंडर रूट F1 की जगह F स्क्वायर प्लस F2 की जगह F स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 की जगह F रखेंगे, क्या हो जाएगा F स्क्वायर इंटू cos थीटा। एंगल कितना होगा, आप ही देखिए ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है। ये देखिए इसके सामने का एंगल कितना होगा, 60 डिग्री होगा, क्योंकि फोर्स लाइन के लॉन्ग लगता है, सेंट्रल फोर्स होता है ये कूलम फोर्स। ठीक, तो ये प्लस क्यू चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज रखा है, तो इसी लाइन के लॉन्ग F2 लगेगा। ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इसी लाइन के लॉन्ग F1 लगेगा। ठीक है, मतलब ऐसे और ऐसे, तो ये 60 तो ये 60, cos 60 डिग्री। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट F स्क्वायर कितना हो जाएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर इंटू cos 60 बच्चों कितना होता है 1/2, कैंसिल आउट हो गया, कितना आया 2F स्क्वायर कितना आया 3F स्क्वायर। ठीक, मतलब कितना आया F√3, या लिख सकते हैं √3, और F क्या था, F1 था, F क्या था, F2 था, तो F1 F2 की वैल्यू सेम है, कितना √3 K स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों की नहीं, इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों, हाँ या ना। इस पर लगने वाला हमने नेट फोर्स निकाल लिया। ठीक, ध्यान दीजिए, ध्यान दिए क्वेश्चन को। ठीक है, मिटा दें, इतना नोट कर लिया, इतना नोट कर लिया। चलिए, असली बात यहां से शुरू हो गई। उसने हमसे पूछा था कि क्या करें और कैसे करें। ठीक है, कि भैया यहां पर तीनों वर्टिसेस पे जो चार्ज रखे हैं ये इक्विलिब्रियम में रहे। अब देखिए यहां पे हमने नेट फोर्स निकाला, और जाहिर बात है नेट फोर्स बिल्कुल ये जो F नेट जाएगा ये बाइसेक्ट कर रहा होगा, क्योंकि अगर F1 F2 बराबर होते हैं, 11th में आपने बहुत प्रॉब्लम्स की हैं, अगर ये पैरेललोग्राम ला में, तो जाहिर बात है ये रिजल्टेंट होता है बाइसेक्ट करता है। मतलब अगर हम देखें नियमता बाय रूल, ये इस तरह से कुछ जा रहा होगा F नेट, मतलब दोनों से बराबर एंगल में होगा। चलो ऐसे जा,
ऐसे, ठीक, ये नेट फोर्स जा रहा होगा एफ, ठीक है, यहां से 30 यहां 30 बराबर होगा, ठीक। अब कह रहा है कि कैसे सिस्टम हमारा पूरा इक्विलिब्रियम में रह सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पहले बताइए, नोट कर लिया, नोट कर लिया, नेट फोर्स निकाल लिया, नेट फोर्स कितना आया, एफ नेट कितना आ गया बच्चों, एफ √3 या √3, एफ की वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, आया ना, आया ना बच्चों। अब जरा ध्यान दीजिए, ठीक, अब यार एक बात ध्यान दीजिए, हमने कहा था ना किसी एक चार्ज को लेकर एनालाइज करते हैं, यहां पर ये जो है ध्यान दीजिए, यहां पे भी चार्ज प्लस क्यू है, यहां पे भी प्लस क्यू है, और यहां पे भी चार्ज प्लस क्यू। अब यहां पे कुछ इस तरह से, यहां पर इस प्लस क्यू चार्ज पर कुछ इस तरह से रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, और ये पॉइंट सी। सोचिए ऐसे ही इस पर भी एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा, ऐसे ही इस पर भी एक इस तरह से रिजल्टेंट फोर्स आएगा अगर निकाले, ठीक। तो ये कहां बैलेंस रहा, प्लस क्यू कहां बैलेंस रहा, बैलेंस का मतलब इक्विलिब्रियम में रहने का मतलब तब रहेगा जब नेट फोर्स जीरो हो जाए। ऐसे तो ये इधर भागा जा रहा है, फोर्स लग रहा, इसपे फोर्स लग रहा है, इधर भागा जा रहा है, इसपे फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ भागा जा रहा है, फोर्स लगा के खींच रहा तीनों चार्ज को, सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। अच्छा अब ध्यान दीजिए, क्या अगर हम कोई एक चार्ज ऐसी जगह पे रख दें और इस तरह का नेचर हो उस चार्ज का, इस तरह का बच्चों नेचर हो उस चार्ज का कि वो इनकी तरफ जो फोर्स लग रहा है इतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा दे, तो क्या तब संभावना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह सकता है। अरे भाई इस प्लस क्यू चार्ज को इधर नेट फोर्स लग के इधर लग रहा है नेट फोर्स, अगर इसी नेट फोर्स के बराबर सोचिए इधर की तरफ कोई फोर्स लग जाए, एफ नॉट मान लिया, जो कि इस फोर्स के बराबर हो, तब तो ये सिस्टम, ये चार्ज इक्विलिब्रियम में आ जाएगा कि नहीं आएगा। जैसे ऐसे इस पे इधर अगर फोर्स लगेगा, नेट फोर्स ऐसे निकलेगा, अगर इस पे भी इधर की तरफ एक उतना ही इसके फोर्स के बराबर फोर्स लग जाए, तो ये भी भाई यहाँ पे हम एफ नेट निकाले तो इतना ही आएगा जितना यहाँ पे आया, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, सॉरी तीनों इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों कोनों पे गिरता है, चार्ज भी सेम से, ठीक है। तो क्या करें, तो जो ये इसका सेंट्रॉयड है, अगर यहाँ पर एक निगेटिव चार्ज रख दिया जाए और उस निगेटिव चार्ज का अमाउंट, मैग्नीट्यूड इतना हो कि वो जितना फोर्स इधर इस पे नेट फोर्स लग रहा है उतने फोर्स अगर इधर खींचे, तो जितना इस पे प्लस क्यू पे नेट फोर्स इधर लग रहा है उतने फोर्स से इधर अट्रैक्ट करे, जितना इस पे नेट फोर्स लग रहा है उतने फोर्स से वो अगर अट्रैक्ट करे, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा कि नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो चलिए इसके सेंट्रॉयड O पे ये A है, ये B है, ये C है, ये पॉइंट D मान लेते हैं, दिस इज पॉइंट O, इसके सेंट्रॉयड के ये बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, हाँ या ना, ठीक है। तीनों यहां पर इस तरह से कट करेंगे, इस तरह से कट करेंगे, ये पॉइंट जो है वहां मीडियम कट करेंगे, ये पॉइंट जो होगा यही हमारा सेंट्रॉयड होगा, ठीक। तो अगर इसके सेंट्रॉयड पे एक चार्ज कितना रखते हैं, माइनस क्यू रखते हैं, निगेटिव चार्ज लगाना जरूरी है क्योंकि इस पे नेट फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है, जब यहाँ निगेटिव चार्ज होगा तो इस निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के लिए एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मतलब ये इसको अपनी तरफ कुछ फोर्स से खींचेगा कि नहीं खींचेगा, हाँ या ना, तभी तो ये फोर्स बैलेंस हो पाएगा। तो हमने क्या किया, लेट्स पुट अ चार्ज माइनस क्यू एट द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के सेंट्रॉयड पे हमने एक चार्ज माइनस क्यू रख दिया, हाँ या ना। तो अब क्या बोलेंगे, लेट्स पुट, अब क्या करेंगे, लेट्स पुट अ चार्ज माइनस क्यू एट द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्रायंगल। अब हमने ट्रायंगल के सेंट्रॉयड पे एक माइनस चार्ज रख दिया, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज। अब हमें निकालना क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए, क्या कैलकुलेट करना है कि ये तीनों वर्टिसेस पे जो चार्ज प्लस क्यू और प्लस क्यू रहे इक्विलिब्रियम में रहे। हमने कहा ठीक है भाई माइनस क्यू चार्ज रख दिया। अब ये माइनस क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज को कितनी फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा,
कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा भाई, ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो हम एफ नॉट की वैल्यू निकालेंगे, एफ नॉट इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये ओ है, ये सी है, चलिए ओ सी का स्क्वायर, ठीक। अब देखिए हमको ये वैल्यू निकालनी है, ए ओ ओ बी या ओ सी बराबर ही होगी, सभी लोग को पता है ए ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है, सेम ही होगी, एवरीवन नोज दैट। तो अब ये वैल्यू निकालें। अच्छा ध्यान दीजिए, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है बच्चों, लेंथ एल है, यहां से अगर परपेंडिकुलरली ड्रॉ होगा तो ये एल बाई टू हो जाएगा। क्या हम ये ए डी कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना होगा? ए डी आप निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ए डी क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एल बाई टू का होल स्क्वायर, हाँ या ना? अरे भैया ये एल है हाइपोटेन्यूस, ये एल बाई टू है बेस, तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसका एल बाई टू का स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर होगा। ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, ये ए डी स्क्वायर प्लस ये क्या था पॉइंट थीटा, सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, हाँ या ना? तो यहां से हम अगर कैलकुलेट करें ए डी, तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। ए सी मतलब एल, एल स्क्वायर माइनस सी डी कितना है, एल बाई टू का होल स्क्वायर, ए डी स्क्वायर। तो ए डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा कि नहीं, हाँ या ना? तो ए डी कितना आ जाएगा, देखिए अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाई फोर, फोर माइनस वन अंडर रूट थ्री एल स्क्वायर बाई फोर। तो यहां से ए डी इज इक्वल टू आ गया एल रूट थ्री अपॉन टू, हाँ या ना? एवरीवन गेट दैट, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए, यहां ये टोटल हाइट इसकी एडी है, यहां से कितनी दूरी पर बच्चों ये सेंट्रॉइड होता है, कितनी दूरी पर सेंट्रॉइड होता है? सेंट्रॉइड हमेशा याद रखिए, किसी ट्रायंगल की अगर हाइट एच है, आप लोग 11th में पढ़ चुके होंगे लेकिन फिर भी हाइट एच है, तो सेंट्रॉइड हमेशा कितना होता है, एपेक्स से देखेंगे तो 2h/3 हाइट पे होता है, और बेस से जो हाइट होती है, बेस से कितनी हाइट पे होता है, h/3 हाइट पे। तो अगर टोटल हाइट h है तो एपेक्स से वर्टिस से 2h/3 और बेस से h/3 डिस्टेंस पे होता है। मतलब एडी जो है ये हो गई हाइट, कितना है, एल रूट थ्री बाई टू। तो यहां से ये ए ओ कितना हो जाएगा, ए ओ इज इक्वल टू 2/3, कितना 2/3, 2/3 टोटल हाइट का 2/3 इंटू हाइट, हाइट मतलब एडी, एडी कितना एल रूट थ्री बाई टू, एल रूट थ्री बाई टू, टू टू गया, ये एल रूट थ्री है, इसको रूट थ्री टू रूट थ्री लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा एल बाई रूट थ्री, एल अपॉन रूट थ्री। ये ए ओ आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, ए ओ निकल आया। अब देखिए ए ओ इज इक्वल टू ओ बी या ओ ए इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, तीनों बराबर ही होती, ये तो आपको पता ही है, ठीक। तो अब हम यहां से निकालते हैं, जरा वापस आइए, Q कितने फोर्स से इस प्लस Q चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, या इनके बीच कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक भाई, इतने फोर्स से ये भी इसको खींचेगा, लेकिन अभी प्लस Q पर लगने वाला फोर्स निकालना है। एफ नॉट इज इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन ओ सी, ओ सी ये कितना आया है, कितना आया, ए ओ या ओ ए इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, एक ही बात है, ठीक है, ओ ए है, यही ओ बी है, यही ओ सी है, तीनों बराबर होते हैं। एल बाई रूट थ्री मतलब एल अपॉन रूट थ्री का होल स्क्वायर, क्या हुआ, थ्री, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो थ्री के क्यू क्यू अपॉन एल स्क्वायर। इतने फोर्स से ये चार्ज इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब हम लोगों ने क्या बात की थी, अब हम लोगों ने कहा था बच्चों, ध्यान दीजिए, ये बात समझ में आ गई सभी लोग के, ये बात समझ में आ गई बच्चों, सभी लोग के समझ में आ गई, ठीक है। तो अब ये बात ध्यान दीजिए भाई, ये इतना सेम ही होता है, ये इधर से देखेंगे तो 2h/3 इतना है, इधर से देखेंगे अगर इसको एपेक्स मान लेते हैं, इसको बेस मान लेते हैं, तब भी ये 2h/3, इसको अगर एपेक्स मान लेते हैं, ये सामने वाला बेस है, ये भी 2h/3, तीनों बराबर ही होती है वैल्यूज, ठीक है। ऐसे हमने निकाल लिया, ऊपर से 2h/3 और नीचे से कितना होता है h/3, खैर तो हमने निकाल लिया। अब ये आ गया, अब ये इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कह रहा था हाउ कैन द सिस्टम ऑफ चार्ज बी इन इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम में ये तो हमने निकाल लिया कि यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखें तो ये इक्विलिब्रियम में होगा, लेकिन क्यू की वैल्यू भी तो बतानी होगी, चार्ज माइनस क्यू होना चाहिए, ये डिस्कस कर चुके, मिटा रहे हैं बच्चों, नोट कर लिया सबने, ठीक। अब देखिए, अब हमने माना कि यहां
ठीक, अब देखते हैं अब इसके इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन है। इस पर लगने वाला इधर ये फोर्स जो है एफ नॉट इज इक्वल टू शुड बी इक्वल टू एफ नेट, बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। हमने यही कहा था, तो देखा था कैसे ये वर्टिसेस पे रखे चार्ज जो है ये इक्विलिब्रियम में रहे, तो हमने बता दिया भाई यहाँ माइनस क्यू चार्ज ले लें। अब माइनस क्यू हो कितना, मैग्नीट्यूड तो बताओगे ना, इस चार्ज क्यू का जो ये कैपिटल क्यू है ये कितना होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ये बात तो कंफर्म हो गई। चलिए तो ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने कहा है ना कि यहां पर रखा चार्ज इक्विलिब्रियम में होगा, अगर यहां पर हम इतना चार्ज रख दें, ये इसको अपनी तरफ फोर्स खींचेगा, ये अपनी तरफ फोर्स खींचेगा, ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा जब एफ नॉट और एफ नेट बराबर हो गए। एफ नॉट कितना आया है 3k क्यू अपॉन एल स्क्वायर, दोनों को बराबर कर दे कि भाई ये चार्ज प्लस क्यू इक्विलिब्रियम में, कब इक्विलिब्रियम, हमने कहा भाई हमने यहाँ माइनस क्यू चार्ज रख दिया, अब ये चार्ज प्लस क्यू जो है इस वर्टिसेस पे ये इक्विलिब्रियम में आ गया। मतलब इसके द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स एफ नॉट इस पर लगने वाले फोर्स एफ नेट के बराबर हो गया। बराबर कर लेते, एफ नेट कितना आया था √3k² अपॉन एल स्क्वायर, इतना ही आया था बच्चों, जरा चेक करिए एफ नेट यहाँ कितना निकाला था, हाँ यही निकाला था। ठीक, अब देखिए k से k कैंसिल आउट हुआ, ये q² से q गया, l² से l कटा, 3q इज इक्वल टू √3q, तो q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा √3q अपॉन 3। ठीक, 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, एक √3 कट जाएगा, √3 अपॉन 3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3 इंटू q, ये एक कट गया, अरे भाई √3 3 जाना है, अंडर √9 इज इक्वल टू 3 होता है कि ना, तो q इज इक्वल टू आ गया q अपॉन √3। चूंकि हमने ये बात कही थी ये चार्ज माइनस में होना चाहिए, ठीक, तो ये हो जाएगा Q, मतलब अब हमें पता चल गया यहां पर चार्ज जो Q होना चाहिए वो निगेटिव होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज रखें, तो अगर यहां पर निगेटिव Q बाई √3 का चार्ज रखते हैं, जो Q है इसके बाई √3, इतने मैग्नीट्यूड का चार्ज यहां पर रख दें तो ये वर्टिसेस इक्विलिब्रियम में रहेंगे। एक से हमने साबित करके दिखा दिया, ऐसे ही इसको खींचेगा, ऐसे ही इसको फोर्स लगा के अपनी तरफ खींचेगा, ऐसे ही इसको फोर्स लगा के अपनी तरफ खींचेगा, तो पूरा इक्विलिब्रियम में रहेगा। दिस इज द फाइनल आंसर। होपफुली सभी लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बात करते हैं। कह रहा है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। जरा क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिए, दिख रहा है लास्ट तक आप लोग? कह रहा है कि टू आइडेंटिकल हीलियम आइडेंटिकल हीलियम फिल्ड स्फेरिकल बैलून ईच कैरिंग ए चार्ज Q, ठीक, are tied to a weight W with strings and float in equilibrium as shown। ठीक है, डायग्राम दिया है, तो बैलून है और दोनों पे चार्ज कितना है Q और Q, चार्ज कितना है बच्चों प्लस Q है, ठीक है, ठीक, और ये दिया L और L, जो स्ट्रिंग्स हैं उनकी लेंथ दी है, दो बैलून है, ठीक है, हीलियम इनमें भरी हुई है बता रहा, ठीक है। इस तरह से ये अरेंजमेंट है बच्चों, यहां एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ये है, लेंथ L है, ठीक है, L लेंथ की दोनों स्ट्रिंग से इस तरह से यहां वेट W बंधा हुआ है, इनका चार्ज Q है और मास M है, ये अरेंजमेंट दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ Q
assuming that the charge on each balloon acts as if it were concentrated at the center। चलिए यहाँ Q की वैल्यू पूछ रहा है और कह रहा है कि ऐसा माने कि जैसे चार्ज Q जो है बिल्कुल सेंटर पे जो है कंसंट्रेट है। कहने का मतलब ये है कि चार्ज Q को आप पॉइंट चार्ज मानिए। वो ये कहना चाहता है कि चार्ज मान के चलिए, एज्यूम करके चलिए कि सेंटर पे कंसंट्रेट है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है चार्ज जो है मतलब पॉइंट चार्ज है। ठीक, क्वेश्चन सभी लोगों ने नोट कर लिया। सेकंड पार्ट बाद में करेंगे। इतना क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया, पढ़ लिया बच्चों। ठीक, हमें पहले क्यू बताना। ये क्वेश्चन मिटा दें इतना, ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए बात करते हैं जरा, यहां वेट डब्ल्यू की बात करते हैं। ये जरा ध्यान दीजिए, इस तरह से यहां पर वेट डब्ल्यू है नीचे की। ठीक, ये टेंशन टी मान लिया और इसमें भी टेंशन टी मान लिया। जरा फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखते हैं। एंगल थीटा है, एंगल थीटा, इजंट इट। चलिए जरा यहां पर देखिए, वेट डब्ल्यू नीचे की तरफ है, ये टेंशन टी जा रहा है, ये भी टेंशन टी जा रहा है। ठीक, अभी वेट को बैलेंस कर, एंगल थीटा और एंगल थीटा। टी बाहर की तरफ जा रहा है, ऐसे कंपोनेंट भी ऐसे जाएंगे। यहां से एंगल थीटा दिया है, जिस एक्सिस से एंगल दिया मेजर किया जाता है, मापा जाता है, उस पे हमेशा कॉस कंपोनेंट भेजते हैं। तो यहां पे हो जाएगा टी कॉस थीटा और इधर क्या हो जाएगा टी साइन थीटा। ये टी इधर जा रहा है, यहां इधर भी इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा टी कॉस थीटा और इधर क्या हो जाएगा टी साइन थीटा। अब यहां देखिए टी कॉस थीटा तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। अब देखिए वाई डायरेक्शन में देखिए, ठीक है, ऊपर की तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है 2t cos थीटा। ठीक, इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स इन डायरेक्शन वाई बैलेंस करते हैं, शुड बी जीरो। मतलब कहने मतलब ये ऊपर लगने वाला फोर्स और नीचे लगने वाले फोर्स बराबर होंगे। ठीक है, 2t cos थीटा इज इक्वल टू w। यहां से अगर हम t की वैल्यू निकालें तो t इज इक्वल टू क्या आएगा w अपॉन 2 cos थीटा। ये आ जाएगा, या ए मत करिए, t cos थीटा की वैल्यू निकालिए। ठीक है, यहां से अगर हम देखें t cos थीटा कितना आ जाएगा, t cos थीटा जो आया वो आया w/2। ये लिख, ठीक, ये हमारी हो गई इक्वेशन 1। हाँ या ना? ठीक, अब देखिए दोनों पे प्लस क्यू और प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, इक्वल चार्ज है, मैग्नीट्यूड सेम है और नेचर भी सेम है, मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज है। ऑब्वियस सी बात है, दोनों क्या करेंगे बच्चों, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे फोर्स एफ से। अच्छा, अब जरा यहां एनालाइज करते हैं, ध्यान दीजिए। ये यहां से ऐसे टेंशन टी, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा टी होगा। टेंशन दिखाने का तरीका जानते हैं, फ्लेक्सिबल लिंक में टेंशन दिखाते हैं फोर्स की जगह, और जिस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बना है उससे टेंशन हमेशा दूर जाते हुए दिखाते हैं। जैसे जब ये डब्ल्यू दिखाया तो इससे टेंशन दूर जाते हुए ऐसे दिखाएंगे, जब यहां इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना है तो इससे टेंशन दूर जाते हुए दिखाएंगे हमेशा। ठीक है, पढ़ा होगा 11th में, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये यहां फोर्स इधर की तरफ लग रहा है एफ ई। ठीक, जरा ध्यान दीजिए, यहां पर ये एंगल थीटा है, मतलब यहां ये एंगल भी थीटा होगा। ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन कट कर रही, अल्टरनेट एंगल है, थीटा होगा। मतलब अगर हम देखें तो यहां से ये एंगल जो है वो थीटा है। मतलब अगर टी का कंपोनेंट देखें तो टी का कंपोनेंट इधर की तरफ जाएगा टी कॉस थीटा और इधर की तरफ इसका कंपोनेंट क्या जाएगा टी साइन थीटा। हाँ या ना? ये इधर की तरफ जा रहा, कंपोनेंट भी ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। जहां से एंगल मेजर किया है उधर कॉस कंपोनेंट, दूसरी तरफ साइन कंपोनेंट। यहां से एक बात गौर करिए, वाई डायरेक्शन में जब इस बैलून को बैलेंस कर रहे हैं, यहां पर फोर्सेस को बैलेंस कर रहे हैं, तो यहां देखिए टी साइन थीटा, यहां जो फोर्स लग रहा है टी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एफ ई। एफ ई क्या है बच्चों? एफ ई क्या है? एफ ई क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, दोनों पे चार्ज प्लस क्यू एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे कि नहीं कर रहे होंगे। मतलब अगर हम यहां से देखें तो लिख सकते हैं टी साइन थीटा इज इक्वल टू, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा, कितना होगा बच्चों, एफ कितना होगा, के Q1 भी Q है, Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है, x और x कितनी है 2x का होल स्क्वायर। हाँ या ना? हाँ या ना बच्चों? ठीक है, तो अब यहां से देखते हैं। ठीक है, इतना नोट कर लिया कि नहीं, t साइन थीटा इज इक्वल टू आ गया के क्यू स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। ये आ गया हमारा t साइन थीटा की वैल्यू, ये इक्वेशन 2 हो गई। हाँ या ना? इतनी बात समझ गए कि नहीं? इतनी बात सभी लोग समझ गए? समझ गए बच्चों? हाँ या ना?
ये सेकेंड पार्ट अभी नहीं मिटा रहा हूं, इसीलिए इतना समझ गए। अब देखिए इधर मिटा दो, इधर मिटा दो, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर हम इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दें, क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2 क्या है? टी साइन थीटा डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 क्या थी? टी कॉस थीटा इज इक्वल टू W/2 अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू टी साइन थीटा की वैल्यू क्या है? के क्यू स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर अपॉन टी कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? W/2, ठीक है, अपॉन W, और बाई 2 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। हाँ या ना? ठीक है कि नहीं? ठीक। तो अब देखिए यहां से क्या हुआ, जरा डिवाइड करिए। 2 1 जा 2, ये 2 कट गया, टी कटा, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा क्या हो? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या? टेन थीटा इज इक्वल टू, ये क्या आया? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2WX स्क्वायर। हाँ या ना? इतना आ गया। हमें Q की वैल्यू निकालनी, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा? सीधे देखिए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2WX स्क्वायर इधर भेजें, ये हो जाएगा 2WX स्क्वायर टेन थीटा अपॉन ये के यहां मल्टीप्लाई में नीचे आएगा, कितना आ जाएगा? अपॉन इज इक्वल टू के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ठीक है, आगे कर लेते हैं। इधर नोट कर लिया था सब लोगों ने, मिटा दे, ठीक है। कितना हुआ ध्यान दीजिए, यहां इधर कर रहा हूं मैं। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2WX स्क्वायर टेन थीटा अपॉन के, कूलम्स कांस्टेंट है, के की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, 4 इंटू 2 8, 8 पाई एप्सिलॉन नॉट ओमेगा सॉरी WX स्क्वायर टेन थीटा, ये आया हमारा क्यू स्क्वायर। हाँ या ना? ठीक। तो Q इज इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा? अंडर रूट 8 पाई एप्सिलॉन नॉट WX स्क्वायर टेन थीटा, ये वैल्यू बच्चों आ गई Q की। फर्स्ट पार्ट में ये पूछा था कि कितना चार्ज की वैल्यू, ठीक है। अगर हमें ये वैल्यू दी होती तो हम इनको पुट कर लेते और हम सिंपली न्यूमेरिक वैल्यू में जो है Q की वैल्यू निकाल लेते। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? देख लीजिए, समझ में आ गया? सभी लोग को समझ में आ गया बच्चों? मिटा दें, बताइए, क्वेश्चन मिटा दें, मिटा दें, इतना नोट कर लिया। फर्स्ट पार्ट यहां तक हमारा सॉल्व हो गया, गेट इट? अब देखिए, ध्यान दीजिए, अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। इधर भी मिटा दे रहा हूं। सेकंड पार्ट में कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिए, कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच बैलून। कह रहा ये जो दोनों बैलून है इनका वॉल्यूम पता करिए, मतलब वॉल्यूम तो सेम ही है, किसी का एक का पता करिए। टेक द डेंसिटी ऑफ हीलियम एज, हीलियम इसमें फील्ड है, ये हीलियम फील्ड है, ये बात पहले ही हो चुकी है कि ये हीलियम से भरा हुआ है। हीलियम की डेंसिटी कह रहा है ये लीजिए, ठीक है, एंड द डेंसिटी ऑफ एयर इज रो ए, और एयर की डेंसिटी उसने कहा ये लीजिए, क्या? रो ए, ठीक कह रहा है, ठीक है। तो हमें कह रहा है कि वॉल्यूम निकालिए। अच्छा जरा ध्यान दीजिए, अब चूंकि बात इसमें हीलियम भर गई है, बात डेंसिटी कर रहा है, ठीक है। अब देखिए कि ये जो बलून है हमारा, ये अच्छा सिंपल सी ये बात, कॉन्सेप्ट ऑफ बायनेंसी जानते हैं? बायन फोर्स जानते हैं कि नहीं जानते? 11 में पढ़ा है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु, कोई बॉडी, ठीक है, ठीक है, पानी में डुबोई जाती है, ठीक है, कोई भी वस्तु, ऑब्जेक्ट या बॉडी जब पानी में इस तरह से आप डिप करते हैं, सबमर्ज करते हैं, तो क्या कहता है, ठीक है, उस पे एक बायंड फोर्स लगता है कि नहीं लगता है? एक बायंड फोर्स लगता है, हाँ या ना? ये कितना होता है? कहता है बायंड फोर्स कितना होता है लॉ ऑफ बायनेंसी के हिसाब से, ठीक है, जितना जितना या कितना होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, आर्किमिडीज का प्रिंसिपल पढ़ा है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, इसके बराबर, ठीक, जितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है उसके बराबर इस पर एक बायंड फोर्स लगता है बॉडी के ऊपर। कोई भी चीज को जब पानी में हम डिप करते हैं, अरे सिंपल सी बात है, कोई चीज बाहर है, कोई वेट उठाइए, 2 किलो का उठाइए, कोई बोरा उठाइए, और जब पानी में ले जाइए, तो जब पानी में उठाते हैं तो वो आपको हल्का क्यों लगता है?
क्योंकि जिधर आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उधर एक फोर्स ऑफ बायंसी भी लग रहा है, तो जो अपेरेंट वेट होता है वो नेट वेट से कम लगता है कि नहीं लगता है? तो क्यों? इसीलिए हल्का लगता है, क्योंकि ऑलरेडी एक बायंट फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ा, आपको लग रहा है हल्का हो गया। ठीक है, कोई बोरी आप ऊपर से उठा रहे हैं, बड़ी भारी है, ओह वो 20 किलो, अब नीचे से भी कोई उसमें थोड़ा फोर्स लगा दे तो हल्की लगती है कि नहीं? जल्दी से उठा लेते हैं कि नहीं उठा लेते हैं? जस्ट लाइक दैट। तो इतना होता है। मतलब अगर हम वॉल्यूम के एनालिसिस करें, ठीक है, तो यहां देखिए ये बलून है, ठीक, इसमें हमने बताया टेंशन टी लग रहा है, ये एंगल बच्चों आपको पता है थीटा था। यहां हमने कहा कि इधर की तरफ एक ये कंपोनेंट जाएगा टी कॉस थीटा, इधर की तरफ कंपोनेंट जाएगा टी साइन थीटा, और ध्यान दीजिए इधर की तरफ फोर्स जो लग रहा है वो एफ लग रहा है। ठीक, अब एक बात ये भी ध्यान दीजिए, ठीक है, अच्छा मास कितना है m, ठीक है, तो इसका अपना वेट कितना होगा, नीचे की तरफ कितना होगा mg। भाई इसमें कह रहा ना हीलियम फील्ड है, हीलियम भर गई है, इसका अपना हीलियम का जो भरी बलों में अपना कुछ वेट होगा कि नहीं होगा, मास m मान लिया, तो इसका वेट कितना होगा mg। तो नीचे की तरफ एक तो टेंशन है जो यू लग रहा है इस पे, इसके रिस्पेक्ट में देखिए, इसके रिस्पेक्ट में देखिए, इसको जो टेंशन खींच रहा है इधर की तरफ, तो उसका एक कंपोनेंट भी नीचे की तरफ जा रहा है। चलिए टी साइन थीटा तो बैलेंस हो गया इस फोर्स से, इसका एक टेंशन का कंपोनेंट इधर जा रहा है जो इस फोर्स को बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, लेकिन एक कंपोनेंट नीचे की तरफ लग रहा है, प्लस अब कह रहा है इसमें जो है फिल कर दिया है, हीलियम फिल कर दिया, तो उसका हीलियम का अपना कुछ वेट होगा, क्या वेट होगा mg, वो भी तो नीचे की तरफ लग रहा है। लेकिन अब सोचिए ये जो हीलियम फील्ड बैलून है ये किस फ्लूइड में जा रहा है, किस फ्लूइड में के अंदर है, एयर है, चारों तरफ एयर है, उसके अंदर जो है आपका हीलियम फील्ड बैलून है। तो जाहिर सी बात है कि इस हीलियम फील्ड बैलून पे एक बायंट फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? भाई लिक्विड का मतलब, फ्लूइड का मतलब, ये लॉ बायंसी या लॉ आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज नॉट ओनली फॉर द लिक्विड, इट इज फॉर फ्लूइड। फ्लूइड में क्या आता है, लिक्विड और एयर दोनों आते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी वगैरह कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आपने 11th में? ठीक, तो फ्लूइड में एयर भी आती है। अब एयर के अंदर ये बैलून, तो एयर इस पे एक बायंट फोर्स लगा रही होगी, मतलब अब की सिचुएशन ये है कि mg प्लस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू इस b के बराबर। व्हाट इज b? b इज द बायंट फोर्स। ठीक है कि नहीं? मिटा दें इसको। ठीक, अब mg क्या है, mg क्या लिया है बच्चों, mg क्या है, वेट ऑफ द बलून। वेट ऑफ द बलून से क्या मतलब है, वेट ऑफ द हीलियम फील्ड इन इट। अच्छा, तो अब देखिए mg प्लस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू b। b क्या है, बायंट फोर्स है। ठीक, mg की पहले चलिए बात करते हैं। मास डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी ऑफ द हीलियम की बात करें, जितनी हीलियम भरी है, ठीक है, उसका वेट है, तो मास इज इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ द हीलियम इनटू वॉल्यूम ऑफ द बलून। गैस कहां भरी है, किसी बैलून के अंदर तो भरी है, तो वॉल्यूम कौन सा होगा, बलून का जो पूरा वॉल्यूम है जिसके अंदर पूरी गैस भरी। ठीक, तो यहां से हम मास की जगह रो इंटू वी इंटू जी सकते हैं, सॉरी, प्लस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू बी। अब बच्चा बताइए बायंट फोर्स, अभी बताइए कितना बायंट फोर्स लगता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, कितना लिक्विड डिस्प्लेस होगा, जैसे ऐसे बताइए, ये एक बलून है, अब इसको अगर इसके अंदर हम सबमर्ज करें, तो पहले ये बताइए कि ये बलून यहां ऑलरेडी कुछ है ना, लोहे का गोला है, आपने पानी में डाला तो लोहे का गोला पानी के अंदर आ गया, तो ये अपने वॉल्यूम के बराबर पानी को हटाया होगा ना, अपने लिए जगह तो बनाएगा ना। तो मतलब जितना इसका वॉल्यूम है, ठीक है, उतने जगह का पानी इसने हटा दिया, अब उस जगह पे ये है, लोहे का गोला है। वैसे ही जब बलून एयर में है, ठीक है, बायंट फोर्स क्या होता है, बार बार जब वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, फ्लूइड डिस्प्लेस लिख लीजिए। चलिए ठीक, तो अब वेट, तो वेट कितना वेट होगा, तो पहले ये तो पता रहे कि कितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया। तो ये अगर एयर में है बलून, तो ये बलून एयर में अपने वॉल्यूम के बराबर एयर को डिस्प्लेस करेगा ना, इतना बड़ा वॉल्यूम है तो उतनी जगह की एयर को हटा देगा ना, मतलब इसका वॉल्यूम क्या है, v है। अब v वॉल्यूम है, इतनी एयर को डिस्प्लेस किया। अब करा बायंट फोर्स क्या था, वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, तो वेट W इज इक्वल टू क्या होगा, कितना फ्लूइड डिस्प्लेस किया, उस फ्लूइड का वेट क्या हो जाए, mg मास इंटू जी। मास क्या होता है, रो इंटू वी इंटू जी।
अब यहां पर हमने देखा कि अपने वॉल्यूम के बराबर एयर को डिस्प्लेस किया, तो वॉल्यूम तो इसी का हो गया, ठीक है, इसी का हो गया v, ठीक है। अब मास, किसका मास, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा हम उसका वेट ले रहे हैं ना, तो जो फ्लूइड यहां पे डिस्प्लेस हो रहा उसका मास चाहिए, ठीक है। तो उसका मास मतलब रो इंटू वी, और ये कौन सा फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है, एयर, तो एयर का मास तो एयर की डेंसिटी इंटू वी, तो ये हो जाएगा डेंसिटी ऑफ एयर इंटू वी इंटू जी, ठीक। अब यहां से देखिए थीटा इज इक्वल टू रो ऑफ एयर इंटू वी इंटू जी माइनस, इसको इधर भेजा, रो इंटू एच ई इंटू वी इंटू जी। गेट इट, इतनी बात समझ में आ गई, ये समझे कि नहीं। वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, जो फ्लूइड डिस्प्लेस हो रहा है उसका वेट, डिस्प्लेस कौन हो रहा है, एयर हो रही, एयर का मास कितना होगा, एयर रो इंटू वी, एयर की डेंसिटी इंटू एयर का वॉल्यूम, और एयर का वॉल्यूम कितना होगा, उतना ही होगा जितना जितना इस बलून का वॉल्यूम होगा, तो अपने वॉल्यूम के बराबर ही एयर को तो डिस्प्लेस करेगा, उस जगह पर ये वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक। तो वी तो सेम ही रहना, ठीक है। तो अब देखिए, अब मिटा दें इधर बच्चों, क्लियर हो गया होगा। t cos थीटा इज इक्वल टू, यहां से अगर हम v इंटू जी कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में क्या आया, रो एयर माइनस रो एच ई हीलियम, ठीक। इधर में दिए t cos थीटा अपॉन जी रो एयर माइनस रो हीलियम इज इक्वल टू दिस, कह रहा वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। क्या कह रहा है, वॉल्यूम निकालना है आपको, ठीक है। क्या कहा था सेकंड पार्ट में, क्या कहता, ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच बैलून, ठीक है, दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ द बैलून एंड दिस विल बी, ठीक है। टी कॉस थीटा, टेंशन आपको पता है, थीटा पता है, अपॉन रो एयर माइनस रो हीलियम, ये हो गया, ठीक है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि टू इक्वली चार्ज पार्टिकल्स हेल्ड 3.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर अपार्ट। कह रहा है दो चार्ज पार्टिकल है, इक्वली चार्ज है, मतलब एक पे चार्ज क्यू है तो दूसरे पे भी चार्ज कितना है, क्यू है, ठीक है। और ये चार्ज पार्टिकल जो है, ठीक है, ये एक दूसरे से 3.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर की डिस्टेंस पे, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कह रहा है 3.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, इनके बीच की डिस्टेंस जो है 3.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर है, ठीक है। कह रहा है थ्री ए पार्ट आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट से कह रहा है रिलीज होते हैं। द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इज ऑब्जर्व टू बी 7.0 मीटर पर, कह रहा है कि इस पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कह रहा है कि 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। और सेकेंड इज टू बी, और जो दूसरा पार्टिकल है कह रहा है कि इसका जो एक्सेलरेशन है, सेकेंड पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो 9.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब कह रहा है द मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल, पहला वाला जो पार्टिकल है इसका मास, फर्स्ट पार्टिकल का जो मास है वो कह रहा है 6.3 इंटू 10 की पावर -7 किलोग्राम है, ठीक है। चलिए ठीक, व्हाट आर द मास ऑफ द सेकेंड पार्टिकल, कह रहा है सेकेंड पार्टिकल का मास बताना है आपको, ये m2 निकालना है, ठीक। और कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ ईच पार्टिकल, और दोनों पार्टिकल पे जो चार्ज q और q है उसका मैग्नीट्यूड बताना है। चार्ज जो कह रहा है इक्वली चार्ज है, ठीक है, तो हमको q निकालना है। अच्छा ध्यान दीजिए, इस पे कुछ चार्ज q है, इस पे कुछ चार्ज q है, ये क्या करेंगे एक दूसरे पे एक फोर्स लगाएंगे, दोनों एक दूसरे को कुछ फोर्स से रिपेल करेंगे, हाँ या ना, एक दूसरे को कुछ फोर्स से बेटा रिपेल करेंगे कि नहीं करेंगे, दोनों इक्वली चार्ज है, लाइक चार्जेस है, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे, जब दूर भगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स F इज इक्वल टू ma लिख सकते हैं, m1 इंटू a1, भाई इस पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है Fe, अब इस पार्टिकल पे लगने वाला जो फोर्स होगा
वो किसके बराबर होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा कि नहीं होगा। वैसे ही उतना ही फोर्स यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पर लगने वाला भी जो फोर्स होगा वो भी मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा कि नहीं होगा। कोई भी फोर्स हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है तो दोनों पार्टिकल दूर भागे इस तरह से। अब दोनों पार्टिकल के कुछ मास तो है ही ना, और दोनों पार्टिकल जब भागे तो एक्सेलरेट किए कि नहीं किए, कुछ एक्सेलरेशन से भागे कि नहीं भागे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू एम ए, यहां पर भी जो हो जाएगा F इज इक्वल टू एम ए। दोनों पे जो म्यूचुअल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है वो तो बराबर ही लग रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि ये इसको ज्यादा धक्का दे रहा है, ये इसको कम धक्का दे रहा है, ऐसा तो है नहीं कि ये ज्यादा फोर्स से रिपेल कर रहा है, इसको कम फोर्स से ना। दोनों पे म्यूचुअल फोर्स जो लगेगा वो तो इक्वल ही लगेगा। मतलब दोनों पे लगने वाला ये फोर्स बराबर है, मतलब लेफ्ट हैंड टर्म बराबर है, राइट हैंड टर्म भी बराबर होने चाहिए। मतलब M1A1 शुड बी इक्वल टू M2 इंटू A2। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब मास देखिए, इसका मास कितना दिया है, M1 कितना दिया 6.3 इंटू 10 की पावर -7 इंटू, ठीक। एक्सेलरेशन कितना दिया है 7 इज इक्वल टू M2, यहां पर M2 हमको नहीं पता, और A2 यहां पर कितना दिया है 9, ठीक। इधर ले आइए 6.3 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 7 अपॉन 9 इज इक्वल टू ये हो जाएगा M2। हाँ या ना, कितना हुआ M2, 9 पॉइंट लगाया 7 टाइम, 9 7 जा 63, ठीक, इंटू 7 इंटू 0.7 कितना हो जाएगा M2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 इंटू 7 49, 4.9 इंटू 10 की पावर -7 किलोग्राम। ये जो है ये सेकेंड पार्टिकल का मास हो जाएगा M2 निकाल लिया सब लोगों ने। ये सेकेंड पार्टिकल का मास, अरे भैया अपने आप तो भाग नहीं रहोगे, अपने आप तो एक्सेलेरेट करने नहीं लगेंगे। एक्सेलेरेट करने के पीछे बच्चों कोई कारण होगा ना, और वो कारण क्या है, फोर्स है। कौन सा फोर्स है, किस टाइप का फोर्स है, डजंट मैटर, फोर्स है ना। तो दोनों के म्यूचुअली लगने वाला फोर्स बराबर है, और F शुड बी इक्वल टू M होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है M1 M1 के बराबर, यहां जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है M2 A2 के बराबर। अब इनके भी लगने वाला म्यूचुअल फोर्स तो बराबर है ना, Fe और Fe अलग अलग तो होंगे नहीं, सेम फोर्स लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये Fe सेम है तो M1 A1 शुड बी इक्वल टू M2 A2 एंड यू विल फाइंड द वैल्यू M2। यहां से आपने M2 निकाल लिया। अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑफ ईच पार्टिकल। अब जरा ध्यान दीजिए, मिटा दे इसको, नोट कर लिया बच्चों, इधर मिटा रहा हूं, पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, अब कह रहा है कि Fe की वैल्यू निकालिए। चलिए इसी इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। Fe शुड बी इक्वल टू Ma M1 A1, ठीक। अब ये देखिए कि दोनों पे चार्ज QQ है, दोनों एक दूसरे को कितने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से रिपेल करेंगे, कितना फोर्स लग रहा होगा, कूलम लॉ लगाते हैं, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस R स्क्वायर इज इक्वल टू M1, चाहे M1 A1 लीजिए चाहे M2 A2 लीजिए, एक ही बात है, ठीक है, बराबर ही होंगे। M1 A1 इज इक्वल टू M2 A2। M1 कितना है 6.3 इंटू 10 की पावर -7 इंटू A1 कितना है 7, ठीक। अब देखिए चार तो बराबर है, तो Q1 Q2 दोनों क्या हो जाएंगे Q, तो KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर को इधर भेज देते हैं, तो 6.3 इंटू 10 की पावर -7 इंटू 7 इंटू R स्क्वायर, ये R स्क्वायर है, दोनों के बीच दूरी कितनी है, ये इतनी है, इस डिस्टेंस का स्क्वायर, या इसको हम दो बार लिख लेते हैं, 3.2 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3, स्क्वायर हो गया दो बार, ठीक। अब Q स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया 6.3 इंटू 7 इंटू 3.2 इंटू 3.2 इंटू 10 की पावर ये -6 हुआ, ये 10 की पावर -7 है, कितना हुआ 10 की पावर -13 अपॉन ये K नीचे आएगा K, और K की वैल्यू क्या है 9 इंटू 10 की पावर 9। हाँ या ना, हम 10 की पावर 9 को ऊपर भेज दें, ठीक है, तो फाइनली ठीक है वो आएगी 50.176 इंटू 10 की पावर -22, ठीक, ये आया। तो Q इज इक्वल टू निकालेंगे इसको अंडर रूट 50.176 इंटू 10 की पावर -22 एंड व्हाट विल बी द आंसर 08 इंटू 10 की पावर -11 कूलम, या अप्रोक्सीमेट लिख दे, अप्रोक्सीमेट 7.1 इंटू 10 की पावर -11 कूलम, दिस इज द Q। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर आ गया।
दिस इज द क्यू। इतना चार्ज होना चाहिए दोनों स्फीयर पे, कितना 7 इंटू 10⁻11 कूलम चार्ज होना चाहिए। ठीक है बच्चों, समझ गए सारी चीजें? एवरीवन गेट दैट? अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी और प्रॉब्लम्स है, थोड़ा और अच्छी अच्छी प्रॉब्लम है, कुछ आसान प्रॉब्लम है, कुछ कठिन प्रॉब्लम है। नेक्स्ट सेट में आते हैं, प्रॉब्लम्स करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।